हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो है जॉइनिंग लेटर आने के बाद आपको क्या क्या करना है। देखो, जिनका जॉइनिंग लेटर आ गया है उनके लिए तो हेल्पफुल होगा ही, जिनका नहीं आया है उनके लिए भी ये काफ़ी काम का रहने वाला है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आपको पहले से करके रखना है, क्योंकि पर्याप्त टाइम अभी इसमें तो मिला हुआ है। तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ बिलासपुर डिवीज़न का, यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत जो जॉइनिंग लेटर आए हैं और साथ में एक फॉर्म आता है अटेस्टेशन फॉर्म, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बिलासपुर जोन में जो मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था, उनसे मैंने बात कर ली है और मेरे पास पर्याप्त जानकारी है, तो मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा। काफ़ी चीज़ें जैसे बिलासपुर जोन के बारे में मुझे पता है कि डिवीज़न टू डिवीज़न भी कई सारी चीज़ें डिफ़र कर रही है या थोड़ी थोड़ी अलग है। अब देखो, जिन लोगों के पास समय कम है, जो इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे या जिनको लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, तो वो लोग शुरू से ही मत देखो, क्योंकि अगर आधा देखोगे तो आपको हो सकता है मेरी बात कोई समझ में ना आए या आपको लगे कि कुछ गलत बता दिया। ठीक है। दूसरी बात ये बोल रहा हूँ कि अधूरा वीडियो मत ही देखना, जब समय रहे तभी देखना, तो आपके ज़्यादा काम का आएगा। और आधा वीडियो देख करके कोई डाउट कमेंट मत करना, या फिर कहना चाहूँगा कि आधा वीडियो देख करके कोई बात मत बोलना, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, तो जब जब जो याद आता जाएगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो से आपको हेल्प ही हो। टाइम पास करने के लिए मेरे पास भी नहीं है और आपके पास तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और मैं आपको अब ये बताता हूँ कि देखो, ये 20 तारीख को ये आया हुआ है। तो ये ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास आया, लेवल 1 का है ये। अभी मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया नहीं है, तो मेरा आएगा, मैं उस पर भी डिटेल से बताऊंगा। और जब मैं फॉर्म उससे रिलेटेड जो भी काम मैं करवाने जाऊंगा, वो भी सारे के सारे मैं आपको बताते हुए चलूँगा। यानी जिस दिन मैं डॉक्यूमेंट्स अपने बनवाऊंगा तो वो भी मैं आपको वीडियो दूंगा, तो 20 अप्रैल के पहले तो वो भी हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसको पढ़ते रहते हैं और आपको जो डिटेल्स है, जो सारी जानकारी वो मिलते रहेगी, तो थोड़ा धैर्य से देखना। ठीक है, तो पहले ज्वाइनिंग लेटर, उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म। तो देखो, जिसका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है वो अगर ये ज्वाइनिंग लेटर वाला पार्ट नहीं भी देखेगा तो चलेगा, सीधे आप अटेस्टेशन फॉर्म पे स्किप करना। ठीक है, तो देखो, ये रिलीज हुआ है कहाँ से? महाप्रबंधक कार्यालय, यानी कि जीएम ऑफिस से हुआ है। ये आरआरसी से नहीं है एक्चुअली, ये हेडक्वार्टर से हुआ है ना। ये देखो, आरआरसी ने आपकी लिस्ट भेज दी रेलवे के पास, रेलवे जोन के पास। अब ये ज्वाइनिंग लेटर देना, ये रेलवे जोन का काम है। तो ये हमारे रवि भाई का है ज्वाइनिंग लेटर, तो ये रवि भाई का नाम लिखा है यहाँ पर। उसके बाद ये नीचे पूरी जानकारी लिखी है, मैं फटाफट पढ़ता हूँ, बोरिंग लगेगा तो आप फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, तो ये है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर इन पे मैट्रिक्स लेवल 1 अगेंस्ट आरआरसी एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RRC 01 दिए। तो यू आर हियर बाई ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट। तो ये जो हमारे भाई है, इनको असिस्टेंट की पोस्ट मिली है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन है ये एक्चुअली। ठीक है, तो ये ट्रैक मेंटेनेंस ट्रैक मशीन के अंतर्गत इनको ये पोस्ट मिल रही है। अगेंस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेल एम्प्लॉयमेंट नोटिस RRC 01 2019 इन पे मैट्रिक्स लेवल 1 प्लस डियरनेस अलाउंस एडमिसेबल अंडर रूल्स इन फोर्स टाइम सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। तो पे मैट्रिक्स जो है वो तो है ही, साथ में डीए अलाउंस भी है, वो सब। तो थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, नहीं भी मतलब कोई चीज़ समझ ना भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और एक बात बता रहा था मैं, देखो इसीलिए बोलता हूँ पूरा वीडियो देखना, जो बात मैं जब भी बताना भूल गया, कि अगर अटेस्टेशन फॉर्म में या ज्वाइनिंग लेटर में कोई चीज़ समझ में अगर नहीं आई है तो उसको वहाँ फिल करने की कोशिश मत करना, पूरी जानकारी मिले तभी फिल करना। अटेस्टेशन फॉर्म में कोई जानकारी अधूरी रह गई तो वहाँ पे भी भर सकते हो, लेकिन गलत मत करना। ठीक है, बाकी ये तो अच्छी बात है कि आप कितने भी अटेस्टेशन फॉर्म प्रिंट करा सकते हो, तो कोशिश करना कि 2 प्रिंट आउट निकालो आप, और फिर भरते भरते एक रफ भरना और एक फिर ओरिजिनल भरना। ठीक है, तो चलो ये बताने का था। तो अंदर देखो, पहला है यू मस्ट प्रोड्यूस नेसेसरी डॉक्यूमेंट। सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, जो पहले दिए थे वो सारे भी दे देना। यू शुड ऑल्सो प्रोड्यूस लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इनक्लोज्ड फ्रॉम एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट फॉलोइंग विच यू विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर अपॉइंटमेंट। इसका मतलब है कि आप ये जहाँ पे आप फॉर्म बनवा अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो या कास्ट सर्टिफिकेट, वहाँ पर ये बात बोल देना। बाकी देखो, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से ही वो बनने वाला है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन। देखो, अब रिस्पेक्टेबल पर्सन कौन है? गेजेटेड ऑफिसर हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकते हैं, ईटीसी। रिलेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे मेरे घर में 2 गेजेटेड ऑफिसर है, लेकिन उनके नहीं करा सकता, मुझे बाहर दूसरे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही आपके को गेजेटेड ऑफिसर कौन ढूंढना है? जैसे 11-12 के प्रोफेसर जो लोग होते हैं उनके पास आप जा सकते हो, और भी कोई आपके दूर की पहचान में अगर कोई गेजेटेड ऑफिसर हो उनसे जाकर के ये काम आप करवा लेना। ठीक है, गेजेटेड ऑफिसर में डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ऑफ योर लोकेलिटी इन द इनक्लोज्ड फॉर्म एंड ऑन स्क्रूटनी ऑफ दिस सर्टिफिकेट यू विल बी एक्सेप्टेड फॉर अपॉइंटमेंट। तो ये सब कर लेना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के लेके जाना।
योर सर्विस आफ्टर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट ट्रैक मशीन इन रेगुलर कैडर विल बी टेम्पररी फॉर द फर्स्ट 2 years. इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड, यानी 2 साल के लिए टेम्पररी रहेगी। एक बात अच्छे से समझ लो, दैट योर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट इज टेम्पररी, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है टेम्पररी, एंड दैट योर सर्विस विल बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम विदाउट नोटिस। किसी भी समय आपकी सर्विस समाप्त की जा सकती है। देखो डरने की जरूरत नहीं, जो लिखा है उसका मतलब एग्जैक्टली वही नहीं, ये सेफ्टी के लिए लिखा है, ठीक है। आगे भी पूरा पढ़ो। इफ सच टर्मिनेशन इज ड्यू टू द एक्सपायरी ऑफ सैंक्शन टू द पोस्ट, यानी कि पोस्ट अगर ख़त्म हो जाती है, विच यू में बी अपॉइंटेड, और इफ़ ड्यू टू बी मेंटल और फिजिकल इनकेपेबिलिटी, तो ये सब आप पढ़ लेना, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। 14 दिन का नोटिस वोटिस तो ये आपके पास जब आएगा तब पढ़ लेना, इससे आपके अभी जो जाना है आपको उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यू विल बी गवर्न बाय न्यूली इंट्रोड्यूस्ड रिस्ट्रिक्टेड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम, ये एनपीएस के थ्रू आपका वो सब होने वाला है। ये किस बिहाफ में आप यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो वो सब लिखा है कि आपको क्या क्या देने वाले हो। यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ठीक है, तो ये भी आपके काम करनी। मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ जो आपको करना है, ये तो आपकी जानकारी के लिए। यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ बिफोर, ठीक है, ले लेना। डू स्वेयर सोलोमनी अफर्म दैट विल बी फेथफुल और बियर, हाँ कर लेना। यू आर आल्सो लाइबल, ठीक है, पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, वो लिखा होगा। यू कंटिन्यू सर्विस विल सब्जेक्ट टू, ये भी है, ये सारी चीज़ें पढ़ो। अब इसके बाद ये वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है कि दिस इज ओनली एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड नॉट एन अपॉइंटमेंट ऑर्डर। अपॉइंटमेंट ऑर्डर कब होएगा? जब आपका डिवीजन में डीवी होता है, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर आएगा। इफ़ यू इंटेंड टू टेक अप अपॉइंटमेंट ऑन द अबव कंडीशंस, यू शुड रिपोर्ट योर सेल्फ टू दिस ऑफिस ऑन signifying your acceptance, failing which this offer will lapse and will not be renewed. On verification of your original certificate document, you may require to stay in Bilaspur for a period of 1 week for further proceedings of your appointment and for issue of appointment order. देखो बिलासपुर जो उनके बारे में बता रहा हूँ, बाकी जगह भी ऐसा ही होगा, लगभग सिमिलर, थोड़ा बहुत अंतर होगा। आपको हेडक्वार्टर, देखो इनको डिवीजन अलॉट नहीं किए और इनको सीधे हेडक्वार्टर ही बुलाए हैं। ये थोड़ा सा जल्दी हो गया काम, नहीं तो ज्वाइनिंग लेटर जो आता था जनरली वो डिवीजन से आता था, लेकिन ये हेडक्वार्टर पे आया और इनको हेडक्वार्टर बुलाया है, ठीक है। तो ऐसा सब जगह होगा ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ज्वाइनिंग तो डिवीजन पे होती है, लेकिन अब ये इनको हेडक्वार्टर में बुलाएं तो इनको हेडक्वार्टर में इनका वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट का फिर से, और इसमें 1 वीक का टाइम समय लग सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है। इन ऑल मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बाकी ये पढ़ो एक बार। नो इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर्ड टिल कंप्लीशन ऑफ 10 years। 10 साल तक कोई भी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जो होते हैं, इंटर रेलवे मतलब जोन बदलने के लिए, डिवीजन बदलने वाला तो आप कर सकते हो, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट जोन बदलने के लिए आप नहीं कर पाओगे, 10 साल वो लिखा है। 17वां पॉइंट है, प्लीज नोट दैट वाइल अटेंडिंग दिस ऑफिस फॉर अपॉइंटमेंट यू शुड ब्रिंग, आपको साथ में लाना है इनक्लोज्ड एग्रीमेंट फॉर्म या इंडेमनिटी बॉन्ड ड्यूली साइंड बाय योर फादर गार्जियन, यानी फादर से कर सकते हो, गार्जियन से या और श्योरिटी से करना है तो ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? नीचे अटेस्टेशन फॉर्म में मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं है। यू शुड ऑल्सो ब्रिंग 4 रिसेंट कलर की फोटो होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट यही साइज की बनवाना, जिसमें चेहरा ही अकेला जो है इतनी जूम होना चाहिए कि चेहरा 75% कम से कम होना चाहिए। पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड और जेरॉक्स कॉपी ऑफ पासबुक, अकाउंट नंबर जिसमें आपका वो लेकर के जाना है, जिसमें सैलरी और सारी चीज़ें आप लेना चाहते हो। द डॉक्यूमेंट अटैच विद द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शुड इनवेरिएबल बी कंप्लीटेड, अपॉइंटमेंट शुड इनवेरिएबल टू बी कंप्लीटेड, यू शुड इनवेरिएबली ब्रिंग अ कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आपको पैन कार्ड लेकर के जाना है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को अच्छे से भर लेना। नो करस्पॉन्ड ऑन दिस इशू एनी टर्म्स कंडीशन अपॉइंटमेंट विल बी एंटरटेन्ड, और डेट, अब देखो 18 वाली डेट देखो, इफ द टर्म एंड कंडीशन मेंशन्ड अबव आर एक्सेप्टेबल टू यू, यू शुड रिपोर्ट टू प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, पूरे पॉइंट एकदम अच्छे से पढ़ लेना। और आपको फिर इस एड्रेस पर, जैसे आपके ज्वाइनिंग लेटर में आपका एड्रेस रहेगा, वहाँ 20/4/2023 के पहले जाना है, 20 तारीख को भी जा सकते हो, उसके पहले भी जा सकते हो, मतलब ऐसी फिक्स डेट नहीं कि इस डेट को जाना है, आप 20 के पहले भी जा सकते हो। तो ये सेफ्टी की बात मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप चले जाओ 10 तारीख को फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अटेस्टेशन फॉर्म में कोई दिक्कत है, कोई सर्टिफिकेट में दिक्कत है, कुछ करना है, तो आपको 10 दिन का समय मिल जाएगा, ज्वाइनिंग के समय आपको समय मिल जाएगा। आपने एक बार ऑलरेडी डीवी क्लियर किया हुआ है, तो अब डीवी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है, और आपको विश्वास करना पड़ेगा। सेम चीज़ कमेंट में आप रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं हर बार बोलता हूँ कि जो चीज़ वीडियो में बताता हूँ वो मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं करूँगा, पर कर देता हूँ, लेकिन इस बार नहीं करूँगा। प्लीज़ वीडियो में अगर जो बोल रहा हूँ मैं वही चीज़ कमेंट में आपको लिख के बताता हूँ, लेकिन आपको कंफर्मेशन के लिए लिखित में भी चाहिए रहता है कई लोगों को, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करो, उतनी मेहनत मत करवाओ, मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ उसको समझो। तो आपको अगर समय मिल जाएगा, सॉल्यूशन ही मिलेगा, डिविजनल डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी,
विश्वास रखो, सब अच्छा ही होगा, ठीक है। ज़बरदस्ती के एक एक छोटे छोटे केस में लेके आप इतना परेशान होते हो कि क्या बताएं। जब एक बार आप डीवी क्लियर कर चुके हो तो 10 बार डीवी क्लियर करोगे, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। बस यहाँ जो जो बोला है वो डॉक्यूमेंट लेके जाना। 20 तारीख तक की डेट है, थोड़ा पहले चले जाना, अभी तो काफ़ी दिन बचे हुए हैं, तो थोड़ा पहले चले जाना तो आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा। उसके बाद ये सिग्नेचर कैंडिडेट नेम डेट, ये हो गया ज्वाइनिंग लेटर। अब हम बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो ये है अटेस्टेशन फॉर्म। इसको आपको मतलब आज तक सावधानी से जितने भी काम करो उसमें सबसे ज़्यादा सावधानी से ये काम करना। ये अच्छी बात है कि ये आपको ईमेल पे मिला है, तो इसके आप कितने भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो, तो 2 प्रिंट आउट निकाल के 2 बार भरना। बात आ रही समझ में, ताकि पहली बार में कोई गलती होगी तो भी उसको क्रॉस करके लिख लेना और फिर बाद में एक फ्रेश तरीके से अच्छे से फॉर्म को भरना। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर की लेटेस्ट फोटोग्राफ लगाना है, रिसेंट वाली। नेम लिखना है, अच्छे से लिखना, और जो चीज़ यहाँ अंदर लिखी है उसको ध्यान देखो। इन ब्लॉक कैपिटल, ब्लॉक कैपिटल मतलब बड़े अक्षर लिखना और कैपिटल ही लिखना, पूरे नाम लिखोगे तो। और यहाँ एक चीज़ और लिखी है, विथ एलिसेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है विथ एलिसेस का? ऐसा जैसे कि आपका अगर कोई दूसरा भी नाम है वो नाम को आप मेंशन कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि करने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि अगर आपका घर में कोई नाम है, एलिसेस मतलब कोई ऐसा नाम जो आपका डॉक्यूमेंट के नाम के अलावा भी अगर आपके लिए उपयोग होता हो वैसा नाम। मेरे हिसाब से देखो, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर घर में चिंटू बोलते हैं तो इससे डिवीजन वालों को क्या मतलब कि घर में चिंटू बोलते हैं, तो मुझे लगता है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद ये लिखें कि प्लीज़ इंडिकेट इफ़ यू हैव एडेड और ड्रॉप्ड इन एनी स्टेज एनी पार्ट ऑफ योर नेम और सरनेम। अगर मान लो नाम आपने पहले से चलते आया और फिर चेंज किया है तो उसको यहाँ पर लिखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इतनी मेहनत मत करना कि आप बड़ा कंफ्यूज हो के अभी यहाँ पर लिखो। बढ़िया जगह छोड़ देना, अपना नाम लिखना या सरनेम लिखना, अपना नाम लिखना, और बाकी जगह छोड़ के डिवीजन में चले जाना। वहाँ पर उनको पूछना, जो भी डाउट है वो बोलेंगे तो भर देना, ठीक है। यहाँ से कचरा करके मत जाना, और बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये करूँगा कि नहीं, वो करूँगा कि नहीं। प्रेजेंट एड्रेस पूरा फुल डिटेल में लिखना, एकदम डिटेल में लिखना, हर चीज़ लिखना, ठीक है। होम एड्रेस इन फुल, मतलब अगर प्रेजेंट एड्रेस होम एड्रेस सेम है तो वो, नहीं तो प्रेजेंट एड्रेस अलग होम एड्रेस अलग लिख देना। प्रेजेंट एड्रेस वो लिखना है आपको जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका कम्युनिकेशन होने वाला है। जैसे कि मान लो आपका परमानेंट एड्रेस कहीं है लेकिन पापा की जॉब के कारण भाई बाहर रहते हो, वहीं पर रहने वाले हो, तो प्रेजेंट एड्रेस वो डालना, होम एड्रेस वो डालना। इफ़ ओरिजिनली अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश, तो ये यहाँ भरना है, कोई हो गए तो इसको भर देना। आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड, इफ़ अवेलेबल लिखा है लेकिन आपको आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए तो वो जरूर लिख के जाना। पेन नंबर, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, ये प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब लिखना। बहुत स्पेसिफिक होने की कोशिश इसमें मत करना, जितना पॉसिबल है उतना ही लिखना, जितनी जानकारी उतना ही लिखना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग, ये लिखना, ये सब ये जानकारी लिखना। और इधर देखो 90 नंबर पे अपना रिलीजन लिखोगे। उसके बाद सेकंड पार्ट बी है, उसमें क्या लिखोगे, आर यू अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, यानी अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो वो आपको यहाँ लिखना है। ये बी है, देखो एक बार बताता हूँ, ऐसा समझो इसको आप। जैसे देखो इसमें ए में ये पूरा अकेले में ये पूरा लिखना है, इसमें बी और सी है तो बी वाले को ये समझ लो ये बी है और इसको समझ लो सी है। यहाँ पर ये ए है, ये बी है, तो इस हिसाब से भरना, ठीक है। पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेस विथ पीरियड ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ ये मैं आपको बताना चाह रहा था। देखो मेरी जितने लोगों से बात हुई उसके अनुसार है, यहाँ पर एकदम बहुत ही डिटेल में चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मार्कशीट के हिसाब से आप ये करके चलना कि देखो अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर और अच्छे समझ में आएगा। पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विथ पीरियड ऑफ रेजिडेंट वेयर यू हैव रिजाइड फॉर मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 5 ईयर्स इन केस ऑफ स्टे अब्रॉड, यानी कि कुल मिला के ये है पर्टिकुलर ऑल प्लेसेस वेयर यू हैव रेजिस्टेड फॉर मोर देन 1 ईयर आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 21। तो देखो पिछले 5 साल में आप कहाँ कहाँ रहे हो वो या तो यहाँ पर लिखो, या 21 साल के बाद कोई ऐसी जगह जहाँ 1 साल से ज़्यादा रहे हो वो लिखो। जिसने ग्रेजुएशन किया हो वो ग्रेजुएशन वाले साल लिख देना, कोई तैयारी के लिए कहीं बाहर रहे थे वो लिख देना। अब ये इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली, तो आप जो लिखोगे वो मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन कहीं से करे हो तो आपको वहाँ पर रह करके ही करे होगे, तो उसको मेंशन करना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद 11वें नंबर का फादर का नाम, मदर का नाम और स्पाउस। स्पाउस मतलब अगर किसी की पत्नी है, अगर किसी के हस्बैंड है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर ये पूरी डिटेल जो है ये सारी लिखना है। उसके बाद 12वें नंबर पे इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन और डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्री। अगर वो फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं तो इसको भरना, नहीं तो छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। 13वां एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोविंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस सिंस 15 ईयर, तो वो यहाँ लिख देना। मतलब यानी जो पहले बोला
कौन सा? ये वाला। यहाँ पर बहुत सीरियसली कुछ भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भरना है कुछ नहीं, तो छोड़ के चले जाना, वहाँ पर बोलेंगे तो ही भरना, बाकी ये वाले को भरना जरूरी, ठीक है। 14वां, अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या क्वासी गवर्नमेंट बॉडी या ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU, प्राइवेट फर्म, इंस्टीट्यूशन, अगर किसी के अंदर भी जॉब करते हो, वो पर्टिकुलर विद डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अप टू डेट, यानी आपको वहाँ पर इसकी डिटेल लिखनी पड़ेगी। अब मैं आपको ये बताऊँ, अगर बीच में जॉब पकड़ के बीच में ही छोड़ दिया, जैसे 2019 में फॉर्म भरा, फिर एक जॉब पकड़ी, फिर अभी ज्वाइनिंग के पहले आपने छोड़ दिया, तो उसकी डिटेल साथ में रख के चले जाना, वहाँ पर डिवीजन में एक बार पूछ लेना भरूँ कि नहीं भरूँ सर। बाकी अगर आपको भरना चाहो तो भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप रेजिग्नेशन, ये देखो लीविंग प्रीवियस ये भी लिख देना, तो जब आपने छोड़ दिए वो तब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब रेजिग्नेशन कर ही दिए तो कोई NOC की जरूरत नहीं है, बाकी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से इसमें कोई सीरियस मसला नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 14वां, इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वॉज अंडर, ये सब देख लो, और उसके बाद ये पॉइंट जो है ये बहुत अच्छे से भरना है आपको। 15वां, हैव यू बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, क्या आपको कभी जेल में रखा गया, कभी अरेस्ट किया गया। डिटेंशन मतलब होता है ऐसा, मतलब अगर वही एक तरीके से जेल में रखा गया है, आपको बंदिश में रखा गया है एक तरीके से, है ना, आपको बंदिश में रखा गया उसको लिखना है, कभी अरेस्ट हुए हो तो लिखना है। इसमें गलती मत करना, ये सब वेरीफाई हो जाएगा मेरे हिसाब से बाद में, तो क्योंकि ये सब जानकारी रेलवे वाले बाद में वेरीफाई करते ही हैं, इसकी वजह से आपकी ज्वाइनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आ रही समझ में? अगर आपके ऊपर FIR भी है तो भी ज्वाइनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या बोलते हैं इसको, इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, तो वो सब बात है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं। जो पूछा एकदम ईमानदारी से लिखना, ठीक है। हैव यू बीन प्रोसिक्यूटेड, अच्छा क्या आपका कोर्ट में कभी केस चला है, वो सब यहाँ लिखना है। कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो वो लिखना है। अगर किसी कोर्ट में आपको कभी कोई सजा हुई है तो लिखना है। वेदर डिस्चार्ज, एक्सपेल्ड, विड्रॉन फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अंडर गवर्नमेंट और अदरवाइज, इसको भरना है कि कभी आपको किसी ट्रेनिंग से भगाया गया है कुछ, वो सब लिखना है। तो ये पूरी चीज़ें आपको ईमानदारी से लिखना है। इफ़ द आंसर टू एनी ऑफ द अबव मेंशन क्वेश्चंस, अगर है तो पूरी डिटेल, केस अरेस्ट पूरी डिटेल आपको ये यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये सब आपके सवाल थे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, लेकिन इनमें से जिनका सवाल का आंसर अगर यस देना चाहो, नो आपको लिखना नहीं, लेकिन यस देना चाहो तो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। एनी अबव मेंशन्ड क्वेश्चंस, इफ यस गिव फुल पर्टिकुलर ऑफ द केस, अरेस्ट, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस, पनिशमेंट, ETC, पूरी डिटेल यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एजुकेशन और नेचर इन द कोर्ट में, यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन अथॉरिटी में, एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दिस अटेस्टेशन फॉर्म, ये फॉर्म को भरते समय कुछ भी अगर एक्टिव है इनमें से चीज़ें वो आपको यहाँ लिखना है। प्लीज़ ऑल्सो सी वार्निंग एट द टॉप ऑफ दिस अटेस्टेशन फॉर्म, ऊपर में अटेस्टेशन फॉर्म, प्लीज़ ऑल्सो सी वार्निंग एट द टॉप ऑफ दिस अटेस्टेशन फॉर्म, क्या है टॉप में कोई वार्निंग है, ये वाली वार्निंग, ये वार्निंग को आपको एकदम सीरियसली पढ़ना है। मैंने आपको पढ़ लेना बोला था, फोटो लगा के ये पढ़ना। इसमें वही है कि कोई झूठी जानकारी आप पेश नहीं करोगे, आप ईमानदार रहोगे, वो है। स्पेसिफिक आंसर टू ईच ऑफ द क्वेश्चन शुड बी गिवन बाय स्ट्राइकिंग आउट यस और नो एफ द केस में बी, ठीक है। तो यहाँ यस और नो भी आपको करना है, ठीक है। यस है तो यस पे टिक करना, और जो जिसमें यस करोगे उसको यहाँ डिटेल में लिखना, ठीक है। जिसको नो करोगे उसके बारे में कुछ नहीं लिखना। नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी, जो आपको जानते होंगे, तो यहाँ पर कोई अपने आस पड़ोसी की कोई 2 लोगों के नाम यहाँ पर आपको लिखना है। नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उनके साइन वाइन की जरूरत नहीं, यहाँ आपको लिखना है। पर ये डिक्लेरेशन जो है वो आपको पढ़ना है कि आई सर्टिफाई दैट द फॉरगोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, आई एम फुली अवेयर दैट द, वही सब कि आपकी गारंटी कि आप जितनी जानकारी भर रहे हो वो सारी की सारी एकदम सही है। टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, ये जो है इसको ऑफिस भरेगा, आप छोड़ देना। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ये है जो डॉक्यूमेंट है जो आपको बनाने हैं। सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनीवन ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे हैं जो लोग भर सकते हैं। कौन कौन? गेजेटेड ऑफिसर या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के गेजेटेड ऑफिसर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM बोलते हैं, वो भर सकते हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार भर सकते हैं। प्रिंसिपल या हेडमास्टर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट। तो देखो आप जिस भी जगह लास्ट भरे वहाँ से ये करवा सकते हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं है या कॉलेज आपका बंद है या कुछ भी वजह से अगर आप उसी कॉलेज में नहीं जा सकते जहाँ लास्ट पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 12th जहाँ से पढ़ी है वहाँ से बनवा लेना, जहाँ से आपने 11th करी है वहाँ, मतलब 10th करी है वहाँ से बनवा लेना। कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि वही कॉलेज में जाना है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आपका साइन कर सकता है, पोस्ट मास्टर कर सकता है, और पंचायत इंस्पेक्टर। तो देखो एक इंसान पंचायत इंस्पेक्टर तो पक्की बात है, इनसे करवा ही लेना, घर की बात है ये तो। पोस्ट मास्टर भी अगर करवा सको तो उनसे भी करवा लेना।
जब इनको अलाउ है तो इनसे करवाना सबसे आसान रहेगा, तो आप इनसे करवाना, ठीक है, जो भी आइडेंटिफिकेट सर्टिफिकेट भरवाओ। और ये इसमें अपनी डिटेल भर देना, वो लोग आपके सिग्नेचर कर देंगे। टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, पहला नंबर एंड डेजिग्नेशन, फुल एड्रेस ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, एंड स्टेटस। तो एक मिनट रुक जाओ, टू बी फिल्ड बाई एनेक्सर 1। हाँ, तो देखो ये जो पॉइंट 1 और 2 में जो चीज़ें लिखी हैं वो आपको ऑफिस से भरना, तो इसको छोड़ के जाना, ठीक है। बाकी ये सब डिक्लेरेशन आपके थे। उसके बाद ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बता रहा हूँ मैं। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट, उससे ये वाला भरना है। और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एफडीएम थे उनसे आपको ये भरना है। तो उसमें प्लेस अटेस्टेड करेंगे, वो डेट लिखेंगे, साइन लिखेंगे। कैसे करना है देखो, ये क्या है इधर एक बार देखो आप, मैं अच्छे से बताता हूँ। ये यहाँ तक का इसका काम तो हो गया, ये वाला एक। उसके बाद देखो एक सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये लिखा है, इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी हेड मास्टर वगैरह से करवाना है। और दूसरा ये ही रहेगा आपका वो सर्टिफिकेट, लेकिन उसके नीचे इनमें से किसी के सिग्नेचर करा लोगे। मतलब ये यहाँ पर जिनके डेजिग्नेशन सिग्नेचर होंगे वो भी इस बात की गारंटी ले रहे हैं, और यहाँ पर जिसके होंगे वो भी इस बात की गारंटी ले रहे हैं। क्लियर है? मतलब एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे ये जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम, एफडीएम, ये सब उनमें से कोई एक करेंगे तो एफडीएम से करवाना, और एक यहाँ पर आपके स्कूल के हेडमास्टर भी कर सकते हैं। अगर कॉलेज पढ़ लियो तो लास्ट कॉलेज से करवाना, ठीक है। अब कोई को अगर ये डाउट है कि आप मजिस्ट्रेट या एफडीएम से करवाओगे और वो पुलिस वाला मांगेंगे आपको ये वो, पहले एक बार जाना एफडीएम से करवाने की कोशिश करना। फिर अगर वो बोले कि नहीं पुलिस से जाके बनवा के लेके आओ, तब बनवा के लेके आना। ये बनवाने के लिए पुलिस से बनवाने मत जाना, वो बना देते हैं एफडीएम लोग। फिर ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट डेट आई यू नो श्री 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 श्री, ये सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, ये ओके। तो एक काम करो फिर, फॉर ग्रुप सी क्लास 3 सर्विसेज, ये इंस्टीट्यूट वाले से भरवाना है। दिस शुड बी डन आफ्टर द कैंडिडेट हैज़ बीन फाइनली सिलेक्टेड। तो ये आप 2 काम करवा के जाना, उसके बाद ये वाले को भी करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट रुको, हाँ मैंने कितने बार इससे बारे में बात कर ली, फिर भी मैं कंफ्यूज हो जा रहा था। देखो ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको फिर अलग अलग 2 लोगों से बनवाना है। बात आ रही समझ में? तो ये कौन हो सकते हैं ये लोग, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पास करने वाले, इनमें से कोई 2 लोग। ये देखो ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है उसमें तो ये सारे लोग बनाएंगे, लेकिन जब ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे ना आप, तो कोई 2 गेजेटेड ऑफिसर से बनवा लेना। मेरे को लगता है उनसे तो काम आपका हो ही जाएगा। और यहाँ पर कोई अगर स्पेसिफिकली लिखा है तो वो भी हम पढ़ लेते हैं, ये भर के हो जाएगा। फिर ये फ्री एफएमटी, अपना नाम लिखोगे, डिक्लेयर्ड अंडर ब्लॉक कैपिटल, प्लीज डिलीट क्लॉजेज नॉट एप्लीकेबल। तो देखो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 लोग से बनवा लेना, आप कोई भी गैजेटेड से ही बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी बनवा सकते हो वैसे तो, पर कोशिश करना हेडमास्टर से आप ये सब बनवा लो। और जब ये वाले में कराने, यहाँ पर करवाने के लिए आप जाओगे ना अपने स्कूल कॉलेज में, कहाँ गया, एक मिनट, आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट तो कोई से भी बनवा लेगा, लेकिन ये वाले जो हैं ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ ये जब इंस्टीट्यूट में जाओगे तो उन्हीं से आप ये वाला भी एक भरवा लेना, ठीक है। और जब आप ये यहाँ पर उनके सील लगवाने जाओगे एफडीएम वगैरह के, तो वहीं पर अगर वो लोग मान जाए तो उनके यहाँ करवा लेना, कोई भी गैजेटेड आदमी के यहाँ पर आप करवा लेना, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? अब मुझे लगता है आप समझ में आ गया आपको। ये कोई भी गैजेटेड आदमी के यहाँ पर करवा लेना, और ये यहाँ पर आप तो अपने इंस्टीट्यूट में जाओगे उन्हीं से करवा लेना। मतलब आपको 3 लोगों की ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है, एफडीएम के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही हुआ है ना एफडीएम, तो यहाँ पर एफडीएम के, यहाँ पर अपने स्कूल से, यहाँ पर भी अपने स्कूल से, और यहाँ पर कोई और थर्ड पर्सन के अटेस्टेड करवा लेना। कोशिश करना कि आपको वही लोग मिले। उसके बाद यहाँ अपना नाम लिखोगे, और उसके बाद इनमें से यहाँ लिखा हुआ है कि ये सब चीज़ें सच है, और यहाँ लिखा है कि जो क्लॉज आप पे अप्लाई नहीं होता उसको डिलीट कर देना, तो इसी पे क्रॉस मार देना ऐसा, और इसको ले जा लेना। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आप खुद अभी भरने की कोशिश मत करना। अगर कहीं से जानकारी सही नहीं मिल रही है तो इसको मत भरना, वहाँ लेके जाना, और वहाँ तुरंत भी भरने वाली चीज़ें हैं तो तुरंत भी भर लोगे। मैरिज सर्टिफिकेट रख लेना भाई, जिनकी भी मैरिज हो गई है उनको मैरिज सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा, तो बनवा लेना, ठीक है। ये भर लेना और अपने सिग्नेचर कर देना, ये भी दोनों में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। डिक्लेरेशन ऑफ होम टाउन, ये आपका होम टाउन है, उसकी यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन आपको खुद करनी पड़ती है, ये बात समझ लो। डिक्लेरेशन के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, जितने भी डिक्लेरेशन है या ओथ है ये आपको खुद लेना है, तो ये खुद करोगे आप। स्टेटमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द ईयर, ये सही है। तो एक काम करो, इसको तो आप ना छोड़ के जाओ, इसको मत भरो आप, ये वाले को बिल्कुल मत भरो।
क्योंकि वो चीज़ तो आप वहाँ भी भर पाओगे, तो उसको मत भरो। लेकिन ये वाला जो इसको आपको भरना है, और इसको लिखा हुआ है कि ड्यूली नोटराइज्ड, और 20 रुपये का एडहेसिव स्टाम्प यानी टिकट लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ टिकट लगा के जाना और नोटरी करवा के जाना इसको, डीड ऑफ इंटेंडिमिटी को, और ये सबको पूरा फिल करना। यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना और कोई विटनेस भी, तो ये नोटरी करवाओगे ये सब हो जाएगा, ठीक है। नोटरी को समझ में आता है। ओबीसी सर्टिफिकेट अब देख लो, समझ लो एक बार, जो आपका पहले दिया था नोटिस में, ये उससे अलग है, ये सेंट्रल फॉर्मेट है, समझ लो। तो जिनके पास ये ऑलरेडी है कोई चिंता की बात नहीं है, ये सेंट्रल फॉर्मेट है, सब चलेगा। जो पहले दिए हो ओबीसी सर्टिफिकेट वो भी चलेगा, पुराना दिए हो तो पुराना है तो नया बनाने की जरूरत नहीं, वो उससे काम हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, प्रोफार्मा फॉर डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड, ये डिक्लेरेशन है आपको भरना है, ओबीसी की डिक्लेरेशन है ये। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं जो बोल रहा था सही बोल रहा था। ये अदर बैकवर्ड क्लास का ही डिक्लेरेशन है। एक्चुअली मैं इसको पहले 2-3 बार पढ़ चुका हूँ ना, तो इसलिए कभी कभी शॉर्टकट भी हो जा रहा है। तो ठीक है, ये ओबीसी का डिक्लेरेशन है, तो पहले भी भरा था अपने डीवी के टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। ये कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST के लिए, तो अगर आपका पुराना वाला भी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराना वाला अगर स्टेट का है तो ये वाले फॉर्मेट में नया वाला बनवा के लेके जाना। उसके बाद ये देखो, ये इधर भी और चीज़ें हैं। रिटर्न ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज ऑन 1 अगस्त 2014, रिटर्न ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, नेम ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन, इसको छोड़ देना, या नहीं है ये आपके लिए, मेरे को लग रहा है। और अच्छे से पढ़ना, समझ में भी आ जाएगा। ये आपको भरना है, ठीक है। दक्षिण पूर्व में लोक सेवक, उसका, उसकी पति पत्नी और आश्रित, ये आपको भरना है, ठीक है, स्वयं, और ये सारी डिटेल आपको भरना है। आश्रित में आप पेरेंट्स को लिख सकते हो, मेरे हिसाब से तो लिखना चाहिए। बाकी अगर डाउट हो तो देखो, ये सारी डिटेल वहाँ भी भरी जा सकती है। ऐसी कोई भी डिटेल जो वहाँ पर भी भरी जा सकती है, आपको अपने नॉलेज से ही भरना है, उसको यहाँ से भर के लेके जाने के चक्कर में अपनी मेहनत करे हुए डॉक्यूमेंट खराब मत करना। वहाँ पर भी भर सकते हो, पूछ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ पूरी जानकारी तभी भरना, बीच में नहीं तो छोड़ के जाओगे तो वहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, पहली नियुक्ति पर या 30 मार्च 2000 को यथावत, हाँ ये मेरे को लगता है कोई भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, इसको भी छोड़ के जाना। बाकी ये खसरा नंबर वगैरह, जिसके नाम पे कोई ज़मीन नहीं उसको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब क्या है भाई, भविष्य निधि PPF, तो इसमें क्या करना है, नामित व्यक्तियों के साथ रेल कर्मचारियों का रिश्ता, ये हाँ, सेवानिवृत्त उपदान के लिए सम्मिलित नामांकन कार्य, तो भर देना भैया, इसको पूरा पढ़ना डिटेल में और भर देना। ये डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है ये मैं बता देता हूँ, ये देखो, ये पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। ये कुल मिला के नॉमिनी है एक तरीके से, कि इसके नॉमिनी, इसके नॉमिनी, इसके नॉमिनी, तो ये एक तरीके से नॉमिनी भरना है, ठीक है। उसके बाद ख़त्म। तो देखो भाई, ये मैंने आपको बता दिया। अब और भी ज़्यादा क्लैरिटी किसी को चाहिए तो देखो कमेंट करना, मैं और लोगों से बात करूँगा। अब देखो, कोई ना अभी ज्वाइनिंग करा के नहीं आया, जैसे मैं आपको पहले DV का रिव्यू दे रहा था, लेकिन अभी लेवल 1 में कोई ज्वाइनिंग करा के आया नहीं है, तो मैं आपको वैसे रिव्यू तो अभी दे नहीं पाऊँगा। लेकिन एक बस बताना चाहता हूँ, जो सब पे अप्लाई होती है, जो चीज़ समझ नहीं आती उसको भरने की कोशिश मत करना, वहाँ जाके भर लेना। बात आ गई समझ? तो ये था मेरी तरफ से, मैंने कोशिश किया कि मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँ। मुझे लगता है कि मैंने कुछ तो आपको दे दिया है। तो ठीक है, ये सब है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ठीक है, ऑल द बेस्ट। सब लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, सबका हो जाएगा और डरने की ज़रूरत नहीं है भाई। एक बार DV क्लियर कर लिए हो, 100 बार होएगा तो भी कर लोगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।